यूक्रेन और रूस का संकट गहराता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी है। ये 2 इलाके हैं डोनेत्स्क और लुहांस्क। इन दोनों इलाकों को रूस समर्थित विद्रोहियों ने पहले से ही अलग पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर लिया था। पुतिन ने इन इलाकों में रूसी सैनिकों को जाने के आदेश भी दे दिए हैं। पुतिन की घोषणा के बाद पश्चिम के देशों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन संकट से जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है वो भारत के लिए किसी मुश्किल घड़ी से कम नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत यूक्रेन के मामले में रूस के साथ रहा है, लेकिन अब स्थिति 2014 से अलग है। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया को अपने क्षेत्र में मिला लिया था तो भारत उस पर बहुत कम बोला था और जो बोला था वो रूस के पक्ष में ही था। अब यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले पर संयम बरतें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत यूक्रेन से संबंधित घटनाओं पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर चल रहे घटनाक्रम और रूस की ओर से की गई घोषणाओं पर भारत की नजर है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बढ़ रहा तनाव गहरी चिंता की बात है और इन घटनाओं से इलाके की शांति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। टीएस तिरुमूर्ति ने भारत का पक्ष दोहराते हुए कहा कि सभी देशों के सुरक्षा हितों और इस इलाके में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए तनाव को तुरंत कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान सिर्फ कूटनीतिक बातचीत से ही हो सकता है। हाल के दिनों में संबंधित पक्षों ने तनाव कम करने के लिए जो पहल की थी उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। उन्होंने मिन्स्क समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि ये समझौता बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का आधार देता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में इसका जोखिम नहीं लिया जा सकता कि मामला सैन्य स्तर तक चला जाए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूक्रेन में रह रहे और पढ़ाई कर रहे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत का ध्यान उनकी बेहतरी पर भी है। भारत ने अपने बयान में पुतिन के फैसले की कहीं भी निंदा नहीं की। मार्च 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को अपने में मिला लिया था तब भारत की तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन ने कहा था कि रूस का बिल्कुल न्याय संगत हित क्राइमिया में है, यानी भारत ने क्राइमिया को मिलाने का विरोध नहीं किया था। तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने क्राइमिया में रूसी कार्रवाई का समर्थन किया। चीन का मैं शुक्रगुजार हूं जहां के नेतृत्व ने क्राइमिया में रूस के कदम का समर्थन किया। हम भारत के संयम और निष्पक्षता की बहुत सराहना करते हैं। उस समय चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव नहीं था। चीन ने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति में बदलाव कर दिया था। इसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प भी हुई थी। अब भी सीमा पर तनाव है और अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति एलएसी पर अब भी बहाल नहीं हो पाई है। सीमा पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत को न केवल रूस की जरूरत है बल्कि अमेरिका और यूरोप की भी जरूरत है। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के देश आमने सामने हैं। ऐसे में भारत ना तो किसी एक का पक्ष ले सकता है और न ही तमाशबीन रह सकता है। भारत के साथ सीमा पर चीनी आक्रामकता को लेकर अमेरिका भारत के समर्थन में बोलता रहा है, वहीं रूस ने किसी का पक्ष नहीं लिया था। एशिया प्रोग्राम के उपनिदेशक और द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया के एसोसिएट माइकल कगलमैन ने ट्वीट करके कहा कि रूस को लेकर भारत का रुख चौंकाने वाला नहीं है। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को अपने में मिला लिया था तब भारत ने बहुत कम बोला था। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा था। भारत का रुख आज भी वही है। मुझे पता है कि अमेरिका इसे बेमन से स्वीकार करता है। इसके बाद माइकल कगलमैन ने एक और ट्वीट किया। वहां लिखा, लेकिन 2014 की तुलना में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। दिल्ली पर अब ज्यादा दबाव है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला कर देता है और युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के लिए स्थिति बहुत खराब होगी। भारत की मूक दर्शक की भूमिका आसान नहीं होगी, लेकिन यूक्रेन पर हमला नहीं भी होता है तो भारत के लिए ये पेचीदा होगा। अगर रूस सीमित सैन्य कार्रवाई भी करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगेगा और चीन को इससे मजबूती मिलेगी। साथ ही अमेरिका का ध्यान बटेगा। ये सारी स्थितियां नई दिल्ली के हित में नहीं है। इंडो पैसिफिक विश्लेषक डेरेक जे ग्रोसमैन ने ट्वीट करके कहा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता की निंदा नहीं करने का भारत का फैसला हैरान कर देने वाला है।
भारत रूस से द्विपक्षीय रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता है। क्वाड में भारत एकमात्र देश है जो रूसी आक्रामकता की अनदेखी कर रहा है। वाकई में ये बेहद विचित्र स्थिति है। रूस और यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पता चलेगा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर चीन का क्या रुख रहता है। बहुत उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। ग्रॉसमैन ने लिखा है कि आज पुतिन ने कहा है कि रूस का ये आंतरिक मामला है। अब तक ये बात चीन ताइवान को लेकर कहता था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश सचिव रहे और रूस में भारत के राजदूत रह चुके कमल सिब्बल ने इंडिया नैरेटिव में 21 फरवरी को एक लेख लिखा था कि भारत का रुख रूस यूक्रेन संकट में क्या होना चाहिए। कमल सिब्बल ने लिखा है, अमेरिका, यूरोप और रूस से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में हमें कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत ही कुशल विदेश नीति की जरूरत है। दोनों पक्षों की नजर है कि भारत किसके साथ जाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत समर्थन करे तो रूस चाहता है कि भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और अमेरिका के दबाव में न आए। भारत के लिए किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसके परिणाम गंभीर होंगे। कमल सिब्बल ने लिखा कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भारत का सैन्य सौदा प्रभावित होगा। दूसरी तरफ भारत रूस के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में निवेश की योजना बना रहा था। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के खिलाफ अभी तक काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन अब अमेरिका इस पर विचार कर सकता है। तेल की कीमत तो बढ़ेगी ही और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ऐसा तब है जब हमारी अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की मंदी से उबर रही है। 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को लेकर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, इस पर वोटिंग हुई थी और भारत इस वोटिंग से बाहर रहा था। इस विषय पर चर्चा हुई थी और अमेरिका के नेतृत्व में 10 देशों ने चर्चा के पक्ष में वोटिंग की थी। भारत के साथ कीनिया और गैबॉन वोटिंग से बाहर रहे थे। रूस और चीन ने चर्चा के खिलाफ वोट किया था। ये वोटिंग प्रक्रियात्मक थी और इसमें वीटो का प्रावधान नहीं था। इसमें 9 वोटों की जरूरत थी। अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त था कि चर्चा के लिए उसे 9 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल जाएगा। ये दूसरी बार था जब भारत ने यूक्रेन संकट को राजनयिक और रचनात्मक वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कहा था कि भारत इस संकट का समाधान चाहता है और ये तत्काल तनाव में कमी लाकर हासिल किया जा सकता है। इसमें सभी देशों को सुरक्षा हितों का ख्याल रखना चाहिए। इसका लक्ष्य इस इलाके में लंबी अवधि के लिए शांति और स्थिरता होना चाहिए। भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और अन्य लोग यूक्रेन और उसके सीमाई इलाकों में रहते हैं। भारत ने यहाँ कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो यूक्रेन संकट में किसी भी खेमे के पक्ष में नहीं है। भारत भले वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसका रुख रूस के ही पक्ष में नजर आया था।